टॉपिक हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। हमारे पास एक कोएक्सियल सोलेनॉइड है और उस कोएक्सियल सोलेनॉइड का हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जरा ये सबसे पहले इसके फिगर को समझ लेते हैं। भाई यहां पर देखिए कोएक्सियल का मतलब क्या है। कोएक्सियल का मतलब यह है कि हमारे पास सोलेनॉइड तो दो है लेकिन उसकी एक्सिस सेम है। एक ही एक्सिस पर हमारे पास दो सोलेनॉइड है। देखिए एक आपको ये येलो कलर वाला दिख रहा होगा, ये वाली एक सोलेनॉइड है और एक जो ग्रीन कलर वाला है ये हमारी सोलेनॉइड है। डन। मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये जो येलो कलर वाला है इसमें मैं एक करंट फ्लो करने वाला हूं I1, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैं करंट फ्लो करूंगा और जब मैं इसमें करंट फ्लो करूंगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो जो सेकेंडरी वाली हमारी जो दूसरी वाली कॉइल है जो ग्रीन कलर वाली है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जरा ये कुछ एजम्पशन यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारी येलो वाली जो प्राइमरी कॉइल है इसकी लेंथ जो है वो मैंने कह दिया कैपिटल L है। डन, कैपिटल L। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो मैंने कह दिया N1 है। भाई दूसरी वाली जो ग्रीन वाली कॉइल है उसमें भी हमारी जो लेंथ है वो L ही है और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो मैंने कह दिया कितना है, N2 है। अच्छा, दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी मैंने मान लिया कि A है। इसका मतलब कि यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया और जो लेंथ है ये दोनों हमारी जो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं उनका इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें मैं करंट फ्लो कर रहा हूं उसमें N1 है, जिसका हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है उसका N2 है। ठीक है ना। अब यहां पर हमको फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमने अभी अभी पढ़ा था, M इज इक्वल टू क्या होता है, φ2 अपॉन I1। देखिए φ2 अपॉन I1 की बात करें तो I1 तो हमको यहां पता है, लेकिन ये जो दूसरी वाली कॉइल हमारी है ग्रीन कलर वाली उसमें जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो कितना है ये पता करना पड़ेगा। तो जरा सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन देखते हैं। भाई देखो करंट इस डायरेक्शन से गया, ऐसे जाकर के ऐसे जाएगा, इधर गया, इधर इधर इधर। डन। अब करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। डन। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कुछ राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में हमने यहां पर दिखाई। डन, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने नाम दे दिया B1। ओके, B1 नाम दे दिया। अब यहां पर भाई देखिए जो पहली वाली कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस हुई है वो B1 मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी वाली कॉइल से भी तो पास होगी और अगर सेकेंडरी वाली कॉइल से पास होगी तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो भैया वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि हमने लेंज में पढ़ा था कि लेंज ने बताया था जो ईएमएफ होता है वो अपने इंड्यूस होने का ही अपोज करता है। भाई करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, तो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये मामला सेट हो गया। ओवरऑल मुझे क्या करना है भाई, मुझे φ2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि दूसरे वाले कॉइल से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो मुझे चाहिए। तो भाई फ्लक्स क्या होता है, भाई देखो यहां पर अगर मैं φ2 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा NB1A, B1.A ये होगा हमारा। अच्छा, cos थीटा की भी बात कर लें, इसी को मैं लिख सकता हूं NB1A cos थीटा। तो cos थीटा किसके बीच का एंगल है भाई, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर अच्छा इस वाले एंगल, इस वाले एंड पर अगर कंसीडर करें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा भाई, वो तो 0 होने वाला है और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसे लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब देखिए यहां पर अगर मुझे फ्लक्स चाहिए तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है भाई N मान लिया, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन ये जो B1 है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं है। तो हमें यहां पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लें तो भैया हम फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरी वाली कॉइल से पास होने वाला। तो जरा आओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमने ये पढ़ा था किसमें, फोर्थ वाले चैप्टर में, कि कोई भी सोलेनॉइड है जैसे ही मैं उसमें करंट फ्लो करता हूं उसकी एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगती है। लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो आया था वो आया था म्यू नॉट एन आई के बराबर। ठीक है, और ये I क्या थी, I1 था। अब यहां पर ये जो N लिखा हुआ है ना, N का मतलब क्या था, N का मतलब था नंबर ऑफ टर्न्स इन अ यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न हैं। और ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यानी कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हम यहां से बता सकते हैं। तो यहां पर मैं B1 को क्या लिख सकता हूं भाई, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N
और ये n किसकी बात कर रहा है, N1 की बात कर रहा है, क्योंकि मैं यहां पर प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो ये होगा N1 I1 अपॉन L। ठीक है, ये हमारे पास B1 की वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो B1 की वैल्यू आई है, क्या मैं इसको फ्लक्स में पुट कर सकता हूं? भाई यहां पर देखो इस वाले में मैं वैल्यू को अगर पुट कर दूं, अच्छा एक चीज और, यहां पर मैं अगर सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स फाइंड आउट कर रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, ये क्या होगा, N2 होगा, कि दूसरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। डन। अच्छा अब यहां पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, फ्लक्स कितना आएगा भाई, देखो ये हो जाएगा phi2 इज इक्वल टू N2 B1, और B1 की जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L। ओके, अच्छा ए भी तो है हमारे पास, तो ए भी लिख दिया। ठीक है, अच्छा cos थीटा नहीं लिखना है क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 है, इसलिए नहीं लिखना है। अब यहां पर अगर phi2 की बात करें तो phi2 में देखिए इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा phi2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L। ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू भाई, ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि phi2 की वैल्यू आ गई। अब ये जो phi2 की वैल्यू है ना, इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में अगर उठा करके पुट कर दें तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, देखो यहां पर ये आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L, और यहां पर क्या है भाई, I1 है, तो यहां पर देखो भाई I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास आया वो कितना आया, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया ये क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कोएक्सियल सोलेनॉइड का हमारा इक्वेशन आ गया। लेकिन अब अगर बात करते हैं कि मैं क्या करूं, इस सोलेनॉइड के अंदर, कोएक्सियल सोलेनॉइड के अंदर कोई भी मटेरियल अगर रख देता हूं, ठीक है ना, यानी कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है भाई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हमने बात किया था सेल्फ इंडक्टेंस वाले में भी, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ये डिपेंड करता है यहां पर सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और यहां पर क्या था, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ स्पेस या फिर मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी मटेरियल पुट कर देता हूं तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इफ वी पुट एनी मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड देन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, यहां मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, इसका इक्वेशन क्या होगा, वो होगा M इज इक्वल टू म्यू N1 N2 A अपॉन L। ठीक है ना, यानी कि अगर इस सोलेनॉइड के बीच मैं कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रख देता हूं तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा उस मटेरियल के मैग्नेटिक परमेबिलिटी पर। ठीक है ना, देखिए अंतर कितना है, यहां पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और ये किस पर डिपेंड करता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, जो भी मटेरियल मैं इसके अंदर पुट करूंगा उसके मटेरियल पर, नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने दो टॉपिक किया, सबसे पहला हमने देखा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो आपने देखा कि एक कॉइल रखी थी, इसमें मैंने करंट में वेरिएशन किया जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और मैग्नेटिक फील्ड इसके बगल में रखी हुई कॉइल से भी पास होने लगी, और जब ये इससे पास होने लगी तो इसमें फ्लक्स में चेंज आया, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुई। ठीक है ना, इसी प्रोसेस को हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन कहा, और साथ में हमने ये जाना कि जो हमारे पास कोएक्सियल सोलेनॉइड है इसका मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना था, तो हमने यहां पर क्या किया, सबसे पहले मैंने फ्लक्स में चेंज फाइंड आउट किया। फ्लक्स में चेंज फाइंड आउट करने के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी पड़ी कि पहली वाली कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी। मैंने मैग्नेटिक फील्ड पता किया, फ्लक्स पता किया, और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट की, जिससे कि मुझे कोएक्सियल सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल गया म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। और जब इसके बीच में मैंने कोई भी मटेरियल पुट कर दिया तो मैंने देखा कि यहां पर वो डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ टर्न्स इन द फर्स्ट कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकंड कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कोएक्सियल सोलेनॉइड, और किस पर, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको अच्छा लगा, प्लीज अगर समझ में आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।